कुछ कॉलेज के छात्र थे। उनके अगले दिन एग्ज़ाम थी, परंतु उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, अभ्यास हुआ नहीं था, स्टडी की नहीं थी। उनको लगा या उनको पता था कि अब एग्ज़ाम में जाएँगे तो ख़ास रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ बहाना करते हैं या कुछ रीज़न बताते हैं और उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेंगे 1-2 दिन के लिए। फिर उसके बाद फिर स्टडी करेंगे और वो गए कॉलेज में, प्रिंसिपल के रूम में गए और प्रिंसिपल सर से कहा कि सर, हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर गए थे और आते-आते हमारे कार का टायर पंक्चर हो गया, थोड़ी-सी दिक्कत आ गई और वो टायर को ठीक करने में हमारा समय गया और उसके कारण हम आज इस वक़्त परीक्षा के लिए थोड़ी-सी देरी से आ गए हैं और अब अब अगर हम इतनी देरी से आकर कुछ एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो उसका रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए आप हमें थोड़ा-सा और समय दीजिए, ताकि हम फिर से हम एग्ज़ाम देंगे। तो प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि ठीक है और वो गए, 2 दिन अध्ययन किया। अब उन्हें लगा कि अब हम रेडी हैं, अब हम परीक्षा देने के लिए रेडी हैं। अब उसके बाद सामने वाला प्रिंसिपल भी बहुत होशियार थे। उन्होंने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया और उस एग्ज़ाम में सिर्फ़ 2 ही सवाल रखे और एक कंडीशन। कंडीशन ये थी कि आप 4 लोग हो, 4 लोग एब्सेंट थे, 4 लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आप चारों को भी अलग-अलग क्लास में बैठकर परीक्षा देनी है। छात्रों को लगा, स्टूडेंट को लगा कि अब हमने तो स्टडी की है, तो हम कहीं भी बैठेंगे तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर उन चारों को अलग-अलग क्लासरूम में बिठाया गया। अब दूसरी बात थी एग्ज़ाम की और उस एग्ज़ाम शीट में, उस क्वेश्चन शीट में 2 ही सवाल थे। पहला सवाल 2 मार्क के लिए था और वो सवाल था, आपका नाम क्या है? अब ये तो सबको पता है, सभी ने अपने-अपने नाम लिख दिए। अब दूसरा सवाल था 98% के लिए। पहला 2 मार्क के लिए था और दूसरा सवाल था 98% के लिए। कुल मिलाकर 100 हो जाते हैं। दूसरा ये सवाल था कि आप जिस गाड़ी का टायर पंक्चर निकाल रहे थे, वो टायर कौन-सा था? आगे वाला दाएँ, आगे वाला बाएँ, पीछे वाला दाएँ या पीछे वाला बाएँ? अभी आप समझ रहे होंगे, सभी अलग-अलग क्लासरूम में हैं।
एक भी अपनी जगह पर नहीं है, यानी साथ नहीं है। अब किसको भी नहीं लगा था कि इस परीक्षा में ये सवाल आएगा। 4 अलग-अलग तरफ है और सवाल ऐसा है जो चारों का भी वही आना चाहिए। लेकिन अब 4 अलग-अलग जगह है तो 4 अपना-अपना मत लिखेंगे और वो बहाना फेल हो जाए। तो इस कहानी से इतना ही हमें समझना चाहिए, हर जगह बहाना, युक्ति, झूठ काम नहीं करता है। हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हमें लगता है कि हम कोई युक्ति रचेंगे और उस समस्या को टाल देंगे, उस बात को टाल देंगे। परंतु टालना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यह कुछ हद तक हमें उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, लेकिन हर जगह ये नहीं चलता है। अब यही आदत हमारे जीवन में लग चुकी है। हम हर बात को टाल रहे हैं। अच्छाई की तरफ हमारा जो लगाव होना चाहिए, जो खींच होनी चाहिए, वो बची नहीं है। और हम उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि दुनिया ही ऐसी है कि इस दुनिया में अच्छे लोग जी नहीं सकते, अच्छाई चल नहीं सकती। अब अगर सभी यही सोचने लगेंगे तो फिर होगा क्या? समाज की व्यवस्था, मन की व्यवस्था, संबंधों की व्यवस्था कैसी चलेगी? हम छोटी-छोटी बातों में पूरी तरह से अटक चुके हैं, फँस चुके हैं। उसका केवल और केवल एक ही कारण है, अज्ञान। हम कभी स्वाध्याय किया नहीं है। हम कभी आत्म ज्ञान की तरफ गए नहीं हैं। हमने कभी जीवन में अध्यात्म को सही रीति से जानने की कोशिश की नहीं है। जीवन सफल है, इसका क्या प्रमाण है? या आप जो जी रहे हो वो सही तरह से जी रहे हो उसका प्रमाण है? पहला प्रमाण है, क्या मैं संतुष्ट हूँ? खुद से पूछना है, क्या मैं संतुष्ट हूँ? और दूसरी बात पूछनी है, क्या मेरा विवेक उच्च लेवल का है? क्या मुझे बोध है? सत्य का बोध है? और फिर उसके बाद स्वयं को, फिर इसके बाद स्वयं को तीसरा सवाल करना चाहिए, क्या मैं सत्य की राह पर हूँ? अगर ये 3 बातें अगर मेरे जीवन में हैं और इस वक़्त जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें ये 3 बातें अगर है तो वो काम ठीक है। अन्यथा मैं स्वयं को ही ठग रहा हूँ, मैं स्वयं को ही
गफलत में ला रहा हूँ। आज हम क्यों दुखी है, आज हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमें किन बातों को महत्व देना चाहिए, किन बातों को महत्व नहीं देना चाहिए, यही पता नहीं है। हर छोटी-छोटी बात में हम उलझ कर फँस जाते हैं। छोटी-छोटी आदतों के कारण हम फँस जाते हैं। छोटी-छोटी बातों के अंदर हम ऐसे ही व्यर्थ में खो जाते हैं। क्योंकि जीवन में वो बोध ही नहीं है जिस बोध से हमारी चेतना की अवस्था उच्च लेवल तक जाए। जब हमारा बुद्धि का विस्तार ही संकुचित है, तो हम बड़ा सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा ध्यान बहुत साधारण बातों पर है। हम उठते ही क्या देखते हैं? बिल्कुल साधारण किसी की छिछोरे टाइम पास वाले वीडियो, भक्ति के नाम पर झूठ का दिखावा, स्वार्थ से भरी हुई भक्ति। दुकान में, घर में, ऑफिस में, हर जगह हमने अपने देवताओं की फ़ोटो लगाई हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम फ़ोटो तो लगाते हैं, परंतु आगे फिर वहाँ स्वार्थ रखते हैं। हमारे भीतर फिर डर है, अगर मैं इनकी तस्वीर नहीं लगाऊँगा तो मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चलेगा, मेरा घर ठीक तरह से अच्छा नहीं रहेगा, मेरा ऑफिस में तरक्की नहीं होगी। अब इस सोच से हम उन देवताओं की तस्वीर, फ़ोटो या मंदिर बनाते हैं। लेकिन आध्यात्म कुछ और सिखाता है। आध्यात्म कहता है कि उनकी फ़ोटो लगाई हो, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। केवल उनकी फ़ोटो मत लगाओ, उनके बारे में जानो। उनके भीतर ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उनको पूजते हैं, वो थोड़ा-सा अध्ययन करो। उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को, उनके ज्ञान को जानने की कोशिश करो। आज की आने वाली पीढ़ी भक्ति भी नहीं कर रही है क्योंकि हमने उनको सही रीति से उनके बारे में बताया नहीं है। अब तक तो हम फ़ोटो तो लगा रहे थे, कुछ ना कुछ कर तो रहे थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो भी नहीं कर रही है क्योंकि उनको हमने उसका अर्थ जब तक नहीं बताएँगे तब तक वो उस अध्यात्म से कनेक्ट होंगे ही नहीं है। क्योंकि हम तो डर से या किसी कारण से तो आज तक लेके आए यहाँ तक। लेकिन आने वाली पीढ़ी के हाथ में मोबाइल है। उनको वो सब कुछ पता चल चुका है, जो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अब उनकी आदत पूरी तरह से बदल चुकी है। जब वो बदली हुई आदतों के साथ ये परंपराओं को निभाएँगे नहीं, जिस परंपरा में उन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें कुछ बोध नहीं आ रहा है, वो नहीं करेंगे। फिर हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे
अध्यात्म की तरफ नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमने उन्हें सही रीति से, सही ज्ञान का मतलब ही उनको नहीं बताया है, क्योंकि मतलब हमें ही पता नहीं, इसलिए हम उनको कैसे बताएँगे? जब मतलब मुझे ही नहीं पता है, तो मैं औरों को बता नहीं सकता। जब औरों को बताऊँगा नहीं, तो फिर सब व्यवस्था ऊपर-नीचे होगी और आज हो भी रही है। इसलिए हर एक को, जो भी भारतवासी है या जो भी इस विश्व में जो भी मनुष्य है, उस हर एक को आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या सत्य का ज्ञान होना ज़रूरी है। अच्छे लोग समाज में बहुत हैं, हम उन्हें चुनते नहीं हैं, क्योंकि हमारा पूरा समय बकवास की बातें देखने में जा रहा है, बकवास की बातें सुनने में जा रहा है। बकवास का कंटेंट पढ़ने में जा रहा है। सब कुछ इतना बकवास हो रहा है, तो फिर रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? थोड़ा-सा स्वयं से पूछे, थोड़ा खुद को जगाए, फिर देखिए जीवन कैसे होता है। सच्चाई में बहुत ताकत है, सच्चाई में संतुष्टता है, सच्चाई में बोध है, सच्चाई में स्थिरता है, सच्चाई में अचल और अढोल स्थिति है। सबको सत्य की ओर आना चाहिए। सबका आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। सबको स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। फिर वो 3 बातें दोहराकर मैं यहीं रुक जाता हूँ। स्वयं से पूछना है, क्या मैं संतुष्ट हूँ? संतुष्ट अर्थात पता है आप सब। क्या मैं बोधयुक्त हूँ? क्या मैं सत्य की राह पर हूँ? अगर ये 3 बातें हमारे जीवन में हैं, भी हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में इन 3 बातों को लेकर हम चलेंगे, तो वो कार्य सफल है। अन्यथा हम कितनी भी बड़ी पोजीशन पर हो, कितना भी बड़ा बिज़नेसमैन हो, कितना भी मेरे पास धन हो, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसका मूल्य कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सभी को सत्य की राह पर आने के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। सभी इस राह को चुनें, इस राह से लाभ लें, इसको सही रीति से जानें। थैंक यू।